हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय कोड कोर्स यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में बहुत दिनों से हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या होती है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक आज क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, ये हमारा आज टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक, एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि जो हमारा कोई भी हमने कोड लिखा, उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या कितना लगता है उसको। ठीक है, वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि अगर कोड को आपने रन किया और आपने स्टार्ट टाइम प्रिंट करा दिया, लॉग में प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट गेट मिली सेकेंड करके, आपने क्या किया, आपने लॉन्ग उस टाइम को टैग ले लिया, और जो एंड कंप्लीट हुआ, आपका जो फंक्शन जो कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद का जो तुमने टाइम नोट किया सिस्टम से, और उनको डिफरेंस करके जब आप प्रिंट कराओगे, तो उसमें जो जो भी आपने कोड लिखा है, जो भी एल्गोरिथम यूज करी है, उसमें कितना टाइम लग रहा है वो आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही तो कराते हैं मोस्टली। तो कहने को तो कितना टाइम लग रहा है, वो चीज़ हम लोग एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कोड कितना अच्छा लिखा है, कितना सही वर्क कर रहा है। अगर कोई यूजर फ्रंट एंड से मान लो कोई एप्लीकेशन या ब्राउजर से या कोई एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट हिट मार रहा है मेरे मेथड को, मेरे सर्विस को, तो उसमें एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में, वो उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो वही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम लोग कोड लिखते हैं, तो वहाँ पे तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि स्टार्ट टाइम एंड टाइम प्रिंट करा दिया ना। तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब कोड हम लिख रहे हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, तो वो हम पता करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ पे, कि हमारा कितना किस तरीके का, कितने हमने लूप लगाए हुए हैं, कितने बार हमारा फंक्शन, मान लो कोई आपने कोड लिखा हुआ है, तो ये देखना होगा कि कितने इसमें नंबर, एक तो कम कितने लूप लगे आपने लगाए हुए हैं। ठीक है, और ये कितना एक तरीके से वेरिएबल जो आपका है, मेन डिपेंड करता है आपके वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, जो भी आप कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं वो वेरिएबल्स पे करते हैं, कांस्टेंट पे नहीं करते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? आपने कोई भी मान लो कोई साइज ले लिया 100 ऐसे करके, है ना, ऐसे फिक्स कर दिया उसको, और आपने 20 कर दिया, ऐसे कोई फिक्स कर दिया, तो उसका टाइम हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या होगा कि मान लो, क्योंकि वेरिएबल एक ऐसा चीज आपने बोल दिया एक्स। ठीक है, ठीक, आपने बोल दिया एक्स, ये एक हमारा क्या वेरिएबल है, इंट टाइप का आपने बोल दिया, इंट वेरिएबल एक्स, और इस वेरिएबल को आपने यूज किया है, या आपने बोल दिया एन। ठीक है, इंट एन, आपने कह दिया कि मेरा जो लूप है एन तक चल रहा है। ठीक है, लूप कितने तक चल रहा है? एन तक चल रहा है, या आपने बोल दिया 100 तक चल रहा है। ठीक है, आपने बोल दिया 100 तक, और मैंने और किसी और अदर तरीके से बोला मैंने 100 एन तक चल रहा है। तो एन एक्चुअली जो हमारा है, ये वेरी करेगा, है ना, डिपेंड करता है एन की वैल्यू कितनी है। एन वेरी कर सकता है, वेरिएबल है। अगर मान लो रिक्वेस्ट कस्टमर फ्रंट एंड से कहीं से भी आ रही है, वहां पे वो कितना भी डाल सकता है, 1 भी डाल सकता है, 2 भी डाल सकता है, एन की जगह 1000 भी डाल सकता है। ठीक है, या 10,000 भी डाल सकता है ना, एन की जगह, या 100,000 डाल सकता है, यानी कि 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, या और भी जीरो बढ़ा सकता है, मतलब कहने को तो एन वेरिएबल है। तो हमारा अगर ग्राफ देखा जाए, ठीक है, इस एन की वैल्यू पे, तो ग्राफ हमेशा ग्रो कर रहा है। ठीक है, एन की वैल्यू जैसे ही बढ़ती जाएगी, ग्राफ हमारा मान लो ग्राफ हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, एन की वैल्यू 0 से, अब हमारा ग्राफ कैसा जाएगा, हमेशा ऐसा बढ़ता चला जाएगा ऐसा। तो ये वेरिएबल की वजह से बढ़ रहा है। अगर हमने कह दिया 100 या N20 है, सिर्फ 20 ही रहेगा, हमेशा 100 ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा फिक्स हो जाता है कि मान लो 100 बोला तो ये 100 तक जाएगा, बस इतना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस पे इसलिए कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक, कोई भी कांस्टेंट टाइम अगर लग रहा है, फिक्स टाइम लग रहा है कि इतना ही लग रहा है, ठीक है, उसको नहीं करते। बट वेरिएबल वैल्यू वैल्यू करता है आपके कोड में, क्योंकि वेरिएबल अगर मान लो लूप चलाया आपने 0 से एन तक का, ठीक है, 0 से एन तक का लूप चलाया, तो वैल्यू मतलब लूप आप एन तक चला रहे हो। ठीक है,
तो इसको हम वेरिएबल को कैलकुलेट करेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्सिटी n हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं कैलकुलेट। एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, हम लोग ऊपर स्क्रॉल करते हैं इसको। मान लो हमने कोई कोड लिखा सिंपली, हमें कोई एरे दे रहा है, मान लो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, उसमें एक एरे भेजेगा मेथड में और वो भेजेगा लेंथ उस एरे की, ठीक है। तो मान लो हमारा एक फंक्शन था m1 मेथड है और हमें सम निकाल के देना उसको, ठीक है। और उसने क्या भेजा है, इंट एरे भेज दिया, ठीक, एरे भेज दिया और इंट उसकी एरे की लेंथ भेज दी। लेंथ भेजना या ना भेजना कोई जरूरी नहीं होता क्योंकि हम फाइंड आउट तो कर ही सकते हैं, पर मान लो उसने भेज दिया n भेज दिया, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये जो हमारा मेथड है इसकी लेंथ क्या है, n है। अब आपको क्या करना है, एरे का सम करना है। क्या करना है, सम करना है कि एरे में कितने एलिमेंट है उनको सम करना है। तो मान लो कि इफ एक बेस केस लेते हैं, अगर n बराबर n लेस या इक्वल टू 0 है, ठीक, अगर n की वैल्यू जो है, लेंथ जो है लेस इक्वल टू 0 कोई भेज देता है, तो 0 लेंथ है तो इसका मतलब कोई एलिमेंट इसमें होगा ही नहीं, -1 होगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो उस केस में आप सम क्या रिटर्न करवाओगे, रिटर्न 0 करवाओगे। क्यों, क्योंकि सम कुछ होगा ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं आपने दिया, एरे में कुछ एलिमेंट है ही नहीं, n की वैल्यू आपने बता दी, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते, एक और कंडीशन लगा सकते हो, इफ n इज इक्वल टू 1 है, ठीक, यानी कि एलिमेंट एरे में सिर्फ एक ही है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न मार सकते हो। क्या मारोगे, रिटर्न एरे ऑफ 0, क्योंकि 0th इंडेक्स पे ही एक एलिमेंट है, 1 इंडेक्स पे तो होगा ही नहीं क्योंकि दो साइज तो है ही नहीं ना, एक साइज है, ठीक। तो इस हिसाब से हम ये करेंगे। अब मान लो जी बेस केस ये निकाल दिया, दूसरा बेस केस ये भी चला गया, अब बचा हमें, अब इसका मतलब नीचे अगर एग्जीक्यूशन जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें एलिमेंट है, ठीक। तो अब हमें सम करना है, एक वेरिएबल ले लो इंट सम, ठीक, इज इक्वल टू 0। इसको स्टार्ट में क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। फिर हम एक लूप चलाएंगे, क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, आई कहाँ तक चलेगा हमारा, n तक चलेगा, ठीक, i प्लस प्लस, ये है। फिर आप सम कैसे करोगे, सम प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ i, ठीक, यही तो करोगे, एरे ऑफ i, एरे ऑफ i मतलब i के ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको सम में ऐड करते जाओ, प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे i है इसका मतलब, ठीक है। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी सब कुछ। तो ये जो सम आया आपने यहाँ पे रिटर्न मार दिया, ठीक है, ये मेथड आपका क्लोज हो गया। तो ये हमारा कोड हमने आपने लिख दिया, ठीक। तो अब आपको बताना होगा कि आपको एनालाइज करना होगा, क्योंकि आपको एनालाइज जरूर करना चाहिए कि हमारा कोड अगर कोई बिजनेस वाले लिख रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए कहीं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हो और हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, जिससे कि हमारा ब्राउजर पर कभी देखा होगा वो ऐसे सर्कल घूमता रहता है, उसमें कई रीजन होते हैं, हो सकता है तुम्हारे सर्वर की वजह से हो, क्योंकि वो आपका बैकएंड पे बहुत ज़्यादा कोड लिखा हुआ है ना, डेटाबेस को फेच करने में टाइम लग रहा है, कुछ बिजनेस लॉजिक को कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है, और कुछ नेटवर्क बैंडविड्थ की भी इशू होता है, ठीक है। तो कई सारे रीजन होते हैं, तो इस हिसाब से अब आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक तो ये इसने भाई हर लाइन, जो भी लाइन आपने लिखी है, जो कुछ भी लिखा है उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है, ये ठीक है। तो ये मान लो उसने इस इंटरप्रेटर आपका इस लाइन पे आया तो इसका कांस्टेंट टाइम है, इसको मान लो, क्यों कांस्टेंट टाइम है, मान लेते हैं कि एक नैनो सेकेंड लगता है, ठीक है, यहाँ पे फिक्स है, कांस्टेंट टाइम इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका ये भी कांस्टेंट टाइम है क्योंकि इसमें भी कोई वैसा ग्रोथ नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे कोई ग्रो नहीं हो रहा, मतलब आपका ग्राफ जो है, मैंने बोला ना, देखो कांस्टेंट नंबर पे कोई ग्राफ आपका ग्रो नहीं होगा, ठीक है। जब वेरिएबल आप इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, वेरिएबल की कहीं पे वेरिएबल बढ़ रहा होगा आपके कोड में, वेरिएबल ग्रो कर रहा है, अगर कहीं पे भी वेरिएबल ग्रो कर रहा है तो वहां पे आपका ग्राफ भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रो करने का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पे भी कोई ग्रो नहीं करा, तो ये भी कांस्टेंट टाइम है, ये भी कांस्टेंट टाइम है, ये भी कांस्टेंट टाइम है, इसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे।
ये भी एक लाइन है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट टाइम है, इसको भी नहीं कैलकुलेट। बट यहाँ पे आप जब देखोगे ना तो ये कांस्टेंट टाइम नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ पे आई जो है 0 से चल रहा है और n तक चल रहा है, ठीक। कहाँ तक चल रहा है? 0 से चल रहा है n तक। ये हमारा एक तरह के कांस्टेंट टाइम क्यों नहीं कहेंगे, 0 से n तक चल रहा है, यानी कि ये वेरिएबल है हमारा। क्या है? आई जो वेरिएबल है, आई कहाँ से चलेगा? आई हमारा जो है आई इज इक्वल टू 0 से डॉट 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 आई इज इक्वल टू n तक चल रहा है, ठीक। आई 0 से आई n तक चल रहा है। तब ये दूसरा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फिर से कांस्टेंट टाइम है, मतलब ये कांस्टेंट टाइम ले रहा। बट ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला, ठीक, ये वाला ब्लॉक, ये कांस्टेंट टाइम नहीं ले रहा है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है आपका 0 से n तक ग्रो कर रहा है, इस लाइन पे कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो 0 से जब n तक ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ग्राफ बन रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाना चाहें तो आई इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे जो आई 0 हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। आपका ग्राफ अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, n की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे चलते हैं 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, है ना, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ऐसा करके, है ना, डॉट डॉट डॉट। तो आपका ग्राफ यहाँ से 0 से चलेगा, ये यहाँ पे, फिर ऐसे 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 चल रहा है ना, वैल्यू पे बढ़ता जा रहा है। अब n की वैल्यू एकदम से तुमने ज़्यादा दे दी तो हो सकता है ऐसा बढ़ जाए, ठीक। तो ऐसे इस तरीके से है। तो ये यहाँ पे एक ग्राफ बन रहा है जो कि एक ग्रो को डिनोट कर रहा है, ठीक है, कि ये बता रहा है कि आपका जो यहाँ पे है वेरिएबल ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लूप लगा हुआ है, टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक। तो इस तरीके से हम फिर इस हिसाब से इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टाइम n लग रहा है, ठीक। यहाँ पे हम कह सकते हैं, और मतलब इस लाइन में क्या कह सकते हैं, ये टाइम एक तरीके से 1 टाइम लग रहा है, 1 यूनिट टाइम लग रहा है, ठीक। 1 यूनिट टाइम लग रहा है। कौन सी यूनिट, क्या हम कैसे नापते हैं इसको, वो हम बताएंगे अभी आगे चल के। बट ये कैसे 1 करें, तो ऐसा अगर कॉन्स्टेंट टाइम है कि 10 लग रहा टाइम, 10 यूनिट लग रहा है, 5 यूनिट टाइम लग रहा है ना, इसको हम इग्नोर कर देते हैं एक्चुअली, ठीक। जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो इस तरीके की वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ वेरिएबल्स को लेते हैं जिसके थ्रू हमारा ग्राफ जो है ग्रो कर रहा हो, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम कैसे मतलब जो हमारा जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरीके होते हैं हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को बताने के, एक्सप्लेन करने के, ठीक है। 3 तरीके से हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। कौन कौन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। एक तो होता है हमारा बिग ओ नोटेशन, ठीक, ये एक्चुअली क्रॉस बन गया नोटेशंस के थ्रू, ठीक है, इसको नोटेशन बोलते हैं, नोटेशन, ठीक, विगो नोटेशन। इसको एक्चुअली हम डिनोट कैसे, कि साइन इसका क्या होता है, ओ की तरीके से होता है, ठीक, ओ की तरीके से होता है। और इसके, अब इसके बारे में पहले हम बात करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप। वैसे टाइप सारे मैं बता दूं, एक तो विगो हो जाता है, एक होता है ओमेगा, ठीक, ओमेगा, ओमेगा का साइन आपने देखा भी होगा कई बार मैथ में, यानी कहीं फिजिक्स में कहीं होता है, मुझे याद नहीं है, ओमेगा नोटेशन, ठीक। ये ओमेगा नोटेशन, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसका साइन होता है थोड़ा ऐसा करके, ऐसा होता है, ठीक। इसके बाद में होता है थीटा नोटेशन, थीटा नोटेशन, एक्चुअली ओ है यहाँ पे, क्या है, थीटा नोटेशन, ठीक। इसको थीटा तो हर कोई जानता है मोस्टली, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। तो ये 3 तरीके से हम इसको अपने कॉम्प्लेक्सिटी को, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को हम डिनोट कर सकते हैं 3 साइन के थ्रू, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले इसकी बात करें, ठीक, किसकी, बिग ओ नोटेशन, ठीक, बिग ओ नोटेशन, ठीक। पहले हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है
ये जो हमारा है, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली कई प्रकार की होती है। जैसे कि हम तीन तरीके से बता सकते हैं अपने को, कोई भी मान लो कॉम्प्लेक्सिटी कोड की है, हम तीन तरीके से बता सकते हैं। एक तो हम उसको अपर बाउंड बता सकते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम हमारा टाइम, मान लो कोई आपने कोड लिखा, अगर आपसे क्लाइंट ने पूछा कि ये कितना कैसा परफॉर्मेंस है इसका, ठीक है, कैसा परफॉर्मेंस है, ठीक है, इनपुट आउटपुट पर आईओप्स पर सेकंड क्या है इसका, इनपुट आउटपुट पर सेकंड आईओप्स इसका क्या है, ठीक है। तो ये पूछा किसी ने, तो आप कैसे बताओगे उसको कि नंबर एक तो आप ये बता सकते हो, देखो मैक्सिमम मैक्सिमम मेरा कोड है जो मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड में रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देगा, ठीक है। 1 सेकंड पर रिक्वेस्ट ये बोल सकते हो, 1 सेकंड लगता है एक रिक्वेस्ट को कैलकुलेट करने। मैक्सिमम मैक्सिमम बोले, हाइट बता दिया आपने कि इससे ज्यादा नहीं लगेगा। एक तो अपर, इसको क्या बोलेंगे, अपर बाउंड। एक तो ये कह सकते हो मिनिमम मिनिमम आपका टाइम 1 मिली सेकेंड लगेगा, ठीक। एक तो ये बोल सकते हो मिनिमम मिनिमम टाइम 1 सेकेंड लगेगा, एक तो ये हो गया। दूसरा एक और बोल सकते हो कि एवरेज में कि आसपास ऐसे ही 30 मीन्स 500 और 600 मिली सेकेंड लगता है, ये बोल सकते हो ना कि 500 600 मिली सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो तीन तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को, है ना। तो इसमें से ये वाला जो बताता है विगो नोटेशन जो है, ये एक्चुअली बताता है कि हाइट मैक्सिमम, ठीक है। अब ये क्या बताता है, अपर बाउंड बताता है एक्चुअली, ये डिनोट करता है अपर बाउंड को। क्या डिनोट करता है, अपर बाउंड, अपर बाउंड, ये अपर बाउंड को बताता है एक्चुअली। जैसे कि आपका जो कोड है मैक्सिमम मैक्सिमम आपका ग्राफ इतना ही जाएगा, इससे नीचे रहेगा, मतलब ये कह सकते हो कि मान लो आपका कोई एक फंक्शन लिखा है fn, जो आपका लिखा हुआ है, मान लो fn है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे करके है, ठीक। ये कोई फंक्शन आपने लिख रखा है, ए और बी सी क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या है, ये वेरिएबल है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, या फिर एक और फंक्शन ऐसे लिख दो, ए एन प्लस बी, ठीक, या ऐसे भी लिख दो 2n+3, ठीक। तो इसका मैंने इसीलिए लिख दिया जहां पे ए और बी और ये सी क्या है, तीनों क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। और x, यहाँ पे x और n ये क्या है, वेरिएबल है। इन वेरिएबल की बेसिस पे आपका ग्राफ जो है वो अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका हो गया, है ना। तो ये आपका फंक्शन हो गया एक तरीके से। तो अब आप इस फंक्शन को आपका कोई मान लो, अब आपने एक अपर बाउंड भी बताना, क्योंकि मैंने बोला ना कि अपर बाउंड आप इसमें बताते हैं। तो मान लो कि एक कोई अपर बाउंड जो आप है, अपर बाउंड जो आपका है, ये तो आपका फंक्शन हो गया, है ना। एक आपका ये हो गया क्या, अपर बाउंड हो गया। दूसरा फंक्शन बताता है ग्राफ को, क्योंकि आपका जो ग्राफ ये fn है वो एक बाउंड्री से नीचे ही रहेगा, ठीक, ये बताना है ना आपको। तो कहने का मतलब तो इसका क्या कह सकते हैं, ये जो आपका ग्राफ है वो हमेशा लेस इक्वल टू किससे रहेगा, gn के रहेगा, है ना, किससे, लेस इक्वल टू gn के रहेगा, ठीक। और fn जो आपका है वो लेस इक्वल टू gn रहेगा, मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन लिखा हुआ है, इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इससे हमेशा ही कम रहेगी, ठीक, इस gn फंक्शन से कम रहेगी, ठीक है। तो ये अपर बाउंड आपने बताना चाहा एक तरीके से, ठीक। और ये इससे कम रहेगी, बट ये जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है ग्रेटर देन जीरो रहेगी, ठीक, ऐसे कह सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर इक्वल टू भी कह सकते हो जीरो, ठीक। तो इस तरीके का फंक्शन आप बना सकते हो। अब इसको ग्राफ में अगर डिनोट करना चाहो तो कैसे करोगे, मान लो इसी फंक्शन को, ये वाले को, तो ग्राफ में भी बना सकते हो सिंपली। मैं ऑलरेडी देखो वैसे बता तो चुका हूँ कैसे, इसका मतलब क्या है। तो ये जो आप है, मान लो एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, ये जीरो है, ठीक है। जो आपका जो gn फंक्शन है, मान लो gn फंक्शन आपका स्टार्ट हुआ यहाँ से, है ना, gn फंक्शन आपका ऐसे करके चल रहा है, ठीक, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ठीक। ये आपका क्या है, gn है,
जीएन फंक्शन ये चल रहा है, बट क्या है कि आपका जो फंक्शन है एफ एन, ठीक, वो क्या है, इस ये बाउंड्री जीएन क्या बता रहा है, बाउंड्री बता रहा है, जीएन क्या बता रहा है, जी एन है, ठीक, ये क्या बता रहा है, बाउंड्री को बता रहा है, अपर बाउंड को बताना है। तो अपर बाउंड का मतलब हमारा जो फंक्शन का होगा वो हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे, मान लो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे चला और आपका ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ये क्या है, एफ एन, ठीक, ये आपका फंक्शन एफ एन जा रहा, ग्रोथ है, एफ एन की ग्रोथ ये है और जी एन की ग्रोथ आपकी ये है, ठीक। तो अब हमने क्या कहा कि हमेशा आपका किसी भी नंबर पे हमारा जी एन जो है ऊपर अपर बाउंड को डिनोट करेगा और एफ एन जो है उसके अपर बाउंड के नीचे ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक पॉइंट ऐसा है, इस पॉइंट से यहाँ पे हम एन जीरो कर सकते हैं, ठीक, एन जीरो कर सकते हैं। इसका मतलब है जो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो फंक्शन जो हमारा जा रहा है वो हमेशा इस बाउंड्री से नीचे ही है, ठीक, इसके ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कहने का, ठीक, इसको क्रॉस कभी नहीं कर सकता इस पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो ऑन एट फॉर ऑल का साइन ऐसा होता है ना, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, ठीक, ये लिख सकते हो। तो ये हमारा एक तरीके से, इस तरीके से ये हमारा एक एक्सप्लेनेशन हुआ ग्राफ के थ्रू कि ये हमारा बताता। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं और आपको बता दूं, मैंने ये बोला है कि ये जो ग्राफ है एफ एन जो है वो लेस इक्वल टू जी एन रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो हमने कोड लिखा था, कोड ऊपर ही लिखा होगा ये, ठीक, अब ये जो मैंने कोड लिखा था इसमें अगर कॉम्प्लेक्सिटी बताई जाए तो मैंने बताया ना कि ये तो सारा कांस्टेंट था, इसको इग्नोर कर दो, मेन बात बता रहा है ये लूप, ठीक है। तो एन टाइम इसको लग रहा था 0 से एन तक, ये ग्राफ इसका चल रहा है एन वाला, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बताई जाए उस थीटा सॉरी थीटा क्या, बिगो एनोटेशन के थ्रू, बिगो एनोटेशन को एक्चुअली जो ओ बनाते हैं ना साइन, इसलिए मोस्टली हम लोग ऑर्डर ऑफ बी बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ऐसे भी बोलते हैं। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ एन कहें तो आप यही समझना कि वीगो एनोटेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बता सकते हैं, अगर मैंने इसको ऑर्डर ऑफ एन कहा कि हमारा टाइम जो लग रहा है ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लग रही है, ठीक है। इस तरह क्योंकि मैंने बताया 0 से एन तक इस लूप चल रहा था और सारे टाइम जो लग रहा है एग्जीक्यूशन बहुत सारा भी कर रहा है और वो सारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बता सकते हैं कि नहीं। लेकिन एक चीज और बताओ, जो मैंने बोला ना कि मिनिमम, देखो लोअर बाउंड तो इसका कुछ नहीं है, ठीक है, इसका मतलब अपर बाउंड जो है, जो फंक्शन अपर बाउंड क्या है, एन है। तो यहाँ पे अगर कोड में देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम एन ही लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये जो हमने एनोटेशन दिया इसको हम ऑर्डर ऑफ एन कह सकते हैं, बट मिनिमम इसका कितना लग रहा हो सकता है ना, मिनिमम का अगर बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी का है, बेस्ट में मिनिमम कितना लगेगा, एन बराबर हो सकता है, आपने यहाँ पास किया 1 वैल्यू पास की एन की, तब तो यहीं से निकल जाएगा ना, तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, इस हिसाब से हो जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बताते हैं, हमने बताया ना कि इस जो हमारा वीगो एनोटेशन है इसमें मोस्टली हम हाईएस्ट बाउंड बताते हैं, ठीक है, हाईएस्ट बाउंड बताते हैं, ये नहीं लोअर बाउंड पे नहीं जाते, हाईएस्ट बाउंड पे बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए और सबसे बेस्ट तरीका जब भी आप कोडिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि यही है, एक वीगो एनोटेशन के थ्रू आप किसी अगर कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करें, क्यों, क्योंकि मोस्टली आपको हायर बाउंड ही बताना चाहिए, क्योंकि अगर हायर बाउंड आपने कवर कर लिया तो उससे कम अगर रिक्वेस्ट आती तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो फिर वो आपका सिस्टम कभी डाउन नहीं जाएगा, है ना। तो ये एक तरीके से हो गया कि ये जो हमारा फंक्शन है ये बाउंड्री से नीचे ही रहेगा, ठीक है। आपने लेकिन क्या बता दिया, अपर बाउंड बता दिया जीएन वाला, ठीक है, कि मैक्सिमम इतना ही टाइम लगे, आपने अपर बाउंड को डिनोट कर दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिए। तो ये आपका बिगो नोटेशन रहा। इसके बाद में अगर हम चलें थीटा नोटेशन के थ्रू, थीटा नोटेशन, ठीक, इस पे अगर हम चलें, ओ थीटा मैंने कर दिया, मैं तो ओमेगा सोच रहा था, कोई बात नहीं, मैं थीटा को ही पहले बता देता हूं, ठीक। तो यहाँ पे थीटा नोटेशन में क्या है, ये एक्चुअली जो है एक तरीके से दोनों बाउंड्री कवर करता है,
एक तरीके से एवरेज में रहना चाहता है, ठीक है, एवरेज में टाइम इतना लग जाएगा। ये अपर बाउंड में, इसका मैं ग्राफ थोड़ा बता दूं, इससे क्लियरिटी, ग्राफ से डायरेक्ट क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा जीरो हो गया, ठीक। इसको मैं अलग फुल स्क्रीन पे लाता हूं। तो अब इसमें क्या है एक्चुअली, देखो मैंने बोला कि इसमें एक्चुअली दोनों बाउंड्री को कवर करता है ये। एक तो अपर बाउंड बता दिया, एक लोअर बाउंड भी बता दिया। आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो उस दोनों के बीच में रहेगा, मैक्सिमम उसके बीच में ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने जो कोड लिखा हुआ, फंक्शन लिखा हुआ है, इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस, अगर जो मैंने आपने अपर जो आपने बाउंड्स बताए हुए हैं उन बाउंड के हमेशा बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो मान लो आपका कोई फंक्शन था, आपको क्या करना है, मान लो ये आपका चला, ठीक, थोड़ा नीचे से जाना चाहिए था इसको, ठीक। मान लो यहां से चला, ठीक, ये ग्राफ जा रहा है, ठीक। और मान लो दूसरा ग्राफ आपका, इसके बाद में मैं ये सोच रहा हूँ, मान लो आपका एक्स कहीं से भी चलता है एक फंक्शन ऐसा करके, ठीक, ये जा रहा है। इसके बाद में तीसरा मान लो कोई ऐसे करके कहीं से जाता है, मान लो ऐसा करके ऐसे जा रहा है, ठीक। कहीं कैसा भी बना दो कोई दिक्कत नहीं, बट एक चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी, वो पॉइंट देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो एक पॉइंट देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू अगर मैं इस वाले ग्राफ को यहां से ही गुजार देता तो ज्यादा अच्छा लगता, ठीक है। इसको मैं अगर यहां से गुजार देता, ऐसे जा रहा, ठीक, ये, तो यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट अगर करोगे, हैं यार, ये एन नॉट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस पॉइंट पे, पीछे कैसे ग्राफ चले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैंने पॉइंट बता दिया यहाँ पे उसके आगे का मुझे देखना है। ये मान लो एक आपने GN1 बाउंड्री बताई और एक बाउंड्री बताई GN2 बताई, और ये आपका FN फंक्शन है, ठीक। तो आपने कहा यहाँ पे, ये आपने क्या कहा, FN जो आपका फंक्शन है, FN जो है लेस इक्वल टू GN, ठीक, और ग्रेटर इक्वल टू GN1, ठीक, ऐसे करके कर दिया। और वेयर फॉर ऑल कंडीशन लगा दिया, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। फॉर ऑल इसीलिए लगाया है कि ये हम ग्राफ को जो एक्चुअली एज्यूम कर रहे हैं, इस ग्राफ को जो एक्चुअल जो इसका जो ग्रोथ हम एज्यूम कर रहे हैं वो इस पॉइंट से एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हम इस पॉइंट से एज्यूम नहीं करें, इसलिए पीछे का अगर कैसा भी ऊपर नीचे गया कोई दिक्कत नहीं, बट हम पॉइंट हम जो एज्यूम कर रहे हैं ग्राफ को इस एन नॉट से कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो एन नॉट्स के बाद अगर देखा जाए तो GN हमारा नीचे और FN हमारा बीच में है, और GN2 अगर देखा जाए वो हमारा FN के ऊपर है। तो इसका मतलब है FN की बाउंड्री आपने डिसाइड कर दी इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये तो इस तरीके का है ये, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें क्या आपने कर दिया, मिनिमम बाउंड्री आपने डिसाइड कर दी, मिनिमम आपने क्या कर दिया। अगर उसी कोड में जाए, अगर कोड को देखें तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका जो मिनिमम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या 1 है, और मैक्सिमम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है n है, ठीक। मैक्सिमम क्या है n है, लेकिन आपका जो फंक्शन जो है इन दोनों के बीच में ही रहेगा, ठीक है। किसके, ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ n के बीच में रहेगा। बट एक्चुअली आप क्या करोगे,
इसका मतलब है ये एग्जैक्ट बताता है। मोस्टली क्या है कि 0 और n के बीच में आपका जो ग्राफ चल रहा है, बट एक्चुअली मैं इसका जो अगर डेफिनेशन में बताऊं कि थीटा नोटेशन क्या बताता है, ये एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी बताने की कोशिश करता है, एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये अपर बाउंड को भी नहीं बताता है, जैसे कि उसमें बता दिया हाईएस्ट वाला इतना लगेगा, ठीक है। लोअर को भी नहीं बताता, लोअर की तरफ भी नहीं जाना चाहता कि मिनिमम मिनिमम ऑर्डर ऑफ 1 ही लगेगा, ठीक है। वो बीच में रहना चाहता, बीच में, मिडिल में। तो उसको हम इस तरह, अगर हम इसको कि ऑर्डर, अगर मान लो वहां पे उसी कोड में अगर जाए, ठीक, कहाँ गया, ये है, ठीक। इसको अगर हम ऑर्डर यहाँ पे थीटा ऑफ एन कर दें, ऐसे थीटा ऑफ एन, ठीक है, थीटा ऑफ एन कर दें तो भी सही है, ठीक। थीटा ऑफ एन कर दें, क्योंकि अगर 0 और एन के बीच में देखें तो 0 टू n/2 एक तरीके से चल रहा है, ठीक है। एवरेज में क्या है, एवरेज आपका n/2 तरीके से, n/2 थोड़ी ना आप लिखोगे। मैंने बताया ना कि आप केवल केवल वेरिएबल को ध्यान देते हैं, कांस्टेंट को हटा देते हैं। अगर 2n है, ठीक है, या 100 इंटू एन है, ठीक है, या n/10 है, तो ये सारे कुछ हटा देते हैं, वेरिएबल को एज्यूम करते हैं वैसा, ये याद रखना, ठीक है। तो इसको हम क्या ऑर्डर थीटा ऑफ एन कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपने बताया किसी को कि हमारा थीटा ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है स्कोर में, तो वो ये समझेगा कि आप एक्चुअल बता रहे हो कि इतना लगेगा, थीटा ऑफ एग्जैक्ट बता रहे हो, ठीक है, थीटा ऑफ एन। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कम ज़्यादा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया ना कि प्लस माइनस समथिंग वैल्यू जो है, प्लस माइनस का कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट को हम एज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई का वेरिएबल हो रहा है तो जरूर एज्यूम करते हैं, ये याद रखना। वेरिएबल कहीं पर भी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको एज्यूम करते हैं, प्लस भी हो रहा है वेरिएबल तो भी एज्यूम करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। कैसे, अब इसको मैंने आपको बता दिया, वो भी मैं बताता हूं पहले कि कैसे एज्यूम करते हैं। इसको मैं बता देता हूं, इसके बाद में क्या कहते हैं ओमेगा नोटेशन को, फिर हम बताते हैं उसको, ठीक है। अब हम आते हैं ओमेगा नोटेशन पे, ठीक। ये एग्जैक्ट बताता है, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे लिख भी देते हैं जिससे कि थोड़ा एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये अपर बाउंड लोअर बाउंड को नहीं बताता, एग्जैक्ट की तरफ चलता है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम ओमेगा नोटेशन पे। ठीक, ओमेगा नोटेशन में ये देखो, ये रिवर्स है एक तरीके से किसका, फर्स्ट वाले का, जो हमने विगो नोटेशन बताया था। इसीलिए मैं सोच रहा था इसको सेकंड में बताते, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसका ग्राफ देखो मैं कैसे बनाता हूं। यहाँ पे देखो, ये हमारा 0 हो गया, x हो गया, ये y हो गया, और ये क्या बताएगा, मान लो ये हमारा gn हो गया, ठीक, और ये हमारा fn हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए एन नॉट पे, तो ये हमारा जो बाउंड्री बता रहा है लोअर बाउंड को बता रहा है कि मिनिमम मिनिमम इतना लगेगा, और मैक्सिमम का तो कोई पता नहीं, ठीक है। तो मिनिमम आप उसने बता दिया। तो अगर यहाँ पे अगर उसका फार्मूला लिखा जाए तो ऐसे चलेगा, एफ एन जो हमारा फंक्शन है एक्चुअली क्या है, लो एफ एन जो हमारा टॉप पे रहेगा, क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल टू रहेगा जी एन पे, किसके, जीएन से हमारा बड़ा रहेगा, ठीक है। ये इसको हम कह सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक। और ये हमेशा मेरा आगे बढ़ के रहेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए ये लोअर बाउंड को डिनोट करता है, क्या करता है, लोअर बाउंड, ठीक है। तो इसीलिए इसने कहा है कि जो हमारा ये लोअर बाउंड को ही बता रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये लोअर बाउंड है, मिनिमम मिनिमम जो है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी रहेगी, ठीक है। तो अगर अगर हम उस कोड पे जाएं, ठीक, वही वाला कोड आपको याद होगा, बार बार जाने की जरूरत नहीं। अगर उसी कोड पे देखें कि उसमें 0 से क्या चल रहा था, 0 से n लूप चल रहा था, ठीक है। तो मिनिमम कितना चल रहा था, 0 चल रहा था, ठीक है। 0 चल रहा तो n चल रहा, एक्चुअली 0 को हम अगर 0 से चल रहा था लूप, इसका तो मिनिमम मिनिमम 1 यूनिट तो चल ही रहा था, कांस्टेंट 1 कर सकते हैं ना। तो कहने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक बात किसी को बताओगे ओमेगा ऑफ 1, क्या इससे कुछ क्लियर होगा आपकी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को, नहीं होगा।
तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, मोस्टली इसको हम यूज ही नहीं करते हैं और आप भी मत यूज करना, ठीक है। इस नोटेशन के थ्रू किसी को अगर कॉम्प्लेक्सिटी बता भी रहे हो तो वो भी कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि भाई आप बताना क्या चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं कर पाएगा इससे आपका कोड का क्या ग्रोथ, आपका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है इसकी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ पता ही नहीं चल पा रही है, क्योंकि मिनिमम आपने बताया ना, या ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, ये मतलब आप और ओमेगा ऑफ 1 भी लिख सकते हो इसको, इस ग्रोथ को, ये जो ग्रोथ मैंने डिनोट किया है ऐसे ऐसे, है ना, ये ग्रोथ को डिनोट कर रहा है 0 से n तक की, ठीक है। तो इसको हम ओमेगा ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, ओमेगा ऑफ n भी लिख सकते हैं। ओमेगा ऑफ n क्यों लिख सकते हैं, उसका रीजन है, देखो मैंने जो ग्राफ बनाया है, ये जो हमारा है मिनिमम बाउंड्री है जो, ठीक है, मिनिमम बाउंड्री अगर ग्राफ ऐसे जाए कर दें तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 मिनिमम बाउंड्री तक जा सकते हैं। मैक्सिमम आप कहीं पे भी जा सकते हो, मैक्सिमम n तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम का कोई यहाँ पे कंडीशन लगा ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक, यहाँ पे बाउंड्री लगा हुआ है, ठीक है, ये फिक्स, इसीलिए ये फिक्स को डिनोट करता है। ये आप ऐसा नहीं कि मिनिमम 0 ऑर्डर ऑफ 1 बता दो, तो ऑर्डर ऑफ 1 नहीं बताओगे ना, क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ 1 बता दोगे तो ये फिक्स की तरफ रहेगा नहीं ना, क्योंकि और जी आपका लूप तो n तक चल रहा है, फिक्स तो ऐसे होगा, एवरेज में अगर देखा जाए तो n/2 चल रहा है, बट n/2 नहीं, n ही बताओगे मोस्टली, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हमारा एक तरीके से, हाँ, तो ये ओमेगा नोटेशन हो गया, तो इसका ये ग्रोथ हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम अभी क्या बताने वाले थे, नोटेशन हो गया हमारा कंप्लीट, है ना। अब हम कोड पे चल, हाँ एक चीज मैं बताने वाला था, मुझे याद आ गया, ये हमारा नोटेशन तीनों तीनों पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि मैंने बोला कि अगर मान लो कोई भी कोड है, ठीक, कोई भी फंक्शन है आपका, fn है, फंक्शन है जहां पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कहीं पे भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लग रही है, हो सकता है आपके कोड मल्टीपल ब्लॉक्स में लिखा हुआ है ना, पहला लाइन कुछ 4 लाइनें अलग कोड हो गया, अलग टाइप का हो गया, 6 लाइनें नीचे अलग टाइप का, है ना, 8 लाइनें अलग टाइप का, तो हो सकता है स्टार्ट में अब पहला जो स्टेटमेंट कुछ हो उसमें ऑर्डर ऑफ n लग रहा हो, फिर किसी और स्टेटमेंट आपने लिखे हो जिसमें log n लग रहा हो, ठीक, log n टाइम लग रहा हो, ठीक। इसके बाद में हो सकता है, अभी हम दो ही का बात करते हैं, ठीक, तो अब आप कहोगे एक जगह तो ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, एक ही फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, दूसरी जगह ऑर्डर ऑफ log n लग रहा है, ठीक। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली हम यहाँ पे क्या बताऊं इसको, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटीज की क्या हम बताएं, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। मैंने बोला ना, वेरिएबल अगर ऐड हो रहे हैं, वेरिएबल्स अगर ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ न कुछ माने रखता है, ठीक है, उसका हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपेरिजन करना पड़ता है, अगर प्लस लगा है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ log n और प्लस ऑर्डर ऑफ n, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, log n बड़ा है या और n बड़ा है, बताओ। तो यहाँ पे मुझे n बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे हम एक्चुअली बड़े नंबर को ही कॉम्प्लेक्सिटी में डिनोट करेंगे, ठीक। इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ n कह सकते हैं उसको, या बिग O ऑफ n कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है। अगर मान लो और भी तरीके हैं, मान लो ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, ठीक है, प्लस n log n लग रहा है, n log n लग रहा है, ठीक, या प्लस आपका n स्क्वायर लग रहा है, ठीक, ऐसे करके कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपकी। तो अब इसमें ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, अब सारा कुछ ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख दो पूरा का पूरा, तो ये सही नहीं लगता है थोड़ा, है ना। तो आप इसको हम मैक्सिमम फिर निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n है और इसको इस ब्लॉक ऑफ कोड में n log n लग रहा है और इस ब्लॉक ऑफ कोड में n स्क्वायर लग रहा है, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है, n log n जो है n से बड़ा है, क्यों, जो n है, और इसका मैं बता भी देता हूँ, ऑर्डर ऑफ जो n है वो क्या है, n log n जो है ये एक्चुअली छोटा है किससे, n log n से, है ना, n log n से ये ऑर्डर ऑफ n छोटा है। और अगर हम कहें n स्क्वायर, ये जो है, ये n log n जो है n स्क्वायर से छोटा है,
ठीक। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ, एन स्क्वायर बड़ा हुआ, एन स्क्वायर बड़ा हुआ, ठीक है। ये तो, और यहाँ पे हम टोटल ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम कौन छोटा होता कौन बड़ा होता। अगर हम यहीं पे एक चीज और कर देता कि मान लो, एक और मैं एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं इसको। हाँ, यहाँ से शुरू कर, लॉग इन मान लो किसी ने दिखा, कहीं पे आ रहा है प्लस, है ना, एन आ रहा है प्लस एन लॉग इन आ रहा है, ठीक है ना, प्लस एन स्क्वायर आ रहा है, ठीक, प्लस एन क्यू आ रहा है, ठीक है ना, प्लस 2 की पावर एन आ रहा है, प्लस मान लो कहीं पे भी आ रहा है एन की पावर एन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से अगर देखा जाए सीक्वेंस, सारे नंबर अलग अलग हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, कैसे पता करोगे? तो इसकी अगर ग्रोथ बताएं तो सीधे आप, जैसे लॉग एन जो है, एक्चुअली लॉग एन सबसे छोटा है, ठीक, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे साइन बना देते हैं, इसीलिए मैंने ऑर्डर में ही लिखा है ऑलरेडी से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एन बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एन लॉग एन बड़ा है, यहाँ पे एन स्क्वायर बड़ा है, एन क्यू बड़ा है, ठीक, यहाँ पे 2 की पावर एन बड़ा है, एन क्यू से 2 की पावर एन बड़ा होता है, ये सब बहुत काफी बड़ा होता है, ठीक है। अगर एन की पावर 4 भी होता तो भी 2 की पावर एन बड़ा ही निकलता है इससे, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोस्टली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। और इसके बाद में ये सबसे बड़ा होता है एन की पावर एन, इस टाइप का अगर कहीं पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है तो ये होता है, ठीक है। तो ये सारा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। अभी हम जो बचा हुआ है, बचा क्या हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उसको, जैसे कि हम रिकर्सन में कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे ग्रोथ को, ठीक है। और क्या कहते हैं, लूप भी मल्टीपल तरीके से चलता है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है ना, इसलिए मिलते हैं गाइस। और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, लोगों को ज़रूर शेयर करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे मोस्टली, ठीक है। और अब आप वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी आई होगी अब इस समय, क्योंकि पिछले मैंने स्टार्टिंग था तो मुझे भी आइडिया ज़्यादा नहीं था कैसे वीडियो बनाना है, कैसे सेटअप करना है, ठीक है। तो आपको क्वालिटी अब अच्छी मिलेगी और आगे भी ऐसा ही अच्छा क्वालिटी मिलता रहेगा आपको, ठीक है। आप ज़रूर शेयर करें लोगों को, मिलते हैं, बाय।